दोस्तों नमस्कार। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे 2018 के जजमेंट पे। और 2018 का जजमेंट अपने आप में मेरा मानना है कि जजमेंट को एक जजमेंट की तरह मत देखो। आपका ओपिनियन क्या रहता है उस हिसाब से अपन बात करते हैं पूरे जजमेंट पे। ठीक है। अब जजमेंट लिखना और जजमेंट समझना दोनों में अंतर होता है। जजमेंट लिखने का पैटर्न हाईकोर्ट आपको बता चुकी है कि हमें एक बॉक्स के फॉर्म में पूरा जजमेंट चाहिए, लेकिन हमें जजमेंट को समझना है, उसको पहचानना है कि हम वास्तविकता में उस पर सोच कर रखें। कैसे? अगर कोई हमें मारता है, ठीक है, तो मारना एक होता है इंसिडेंट से और एक होता है इंटेंशन से। या तो वो जो एक्सीडेंट हो रहा है, या तो इंसिडेंट हुआ या तो जानबूझ के ही मार दिया गया है। अभी हरदा में एक घटना हुई। अब हरदा में घटना पे 3 आरोपी अपने सामने आए हैं। एक जैन साहब हैं और कोई भी साहब, ठीक है, 3 लोग हैं। तो अब इनकी नेग्लिजेंस के कारण क्या ऐसा हो सकता है कि 10 सालों से इस पे जो हरदा निवासी थे ये बोलते थे कि इसमें सुविधा नहीं है, इसमें फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं है और बहुत सारी चीजें जो आपने लोगों ने पढ़ी होंगी, उस पे अगर बात की जाए तो इन सब चीजों पे अपना ओपिनियन रखना है। इसकी मार्शलिंग किसने क्या कहा, आज वही सब चीजें देखने हमें मिल रही हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले जजमेंट पे जो कि आपके सामने है। और पूरा हमारा यूट्यूब पे पूरा जो चीजें ला रहा हूं मैं, पूरा हिंदी मीडियम ला रहा हूं। यदि ऑफलाइन क्लास आपको लेनी तो डिग्नोट चलती है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में चलती है। और अगर ऑनलाइन लाइव क्लास भी अगर आप लेना चाहो, जो अभी कुछ दिनों बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो भी आपको डिग्नोट मिलेंगी। लेकिन यूट्यूब पे जो आपको फ्री लेक्चर जो प्रोवाइड होंगे, जो बीएनएस वगैरह के जो मैं लेक्चर आपको बनाऊंगा, और झारखंड का एक बैच भी लॉन्च करने वाला हूँ क्रैश कोर्स, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी में आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे चार्ज पे। चार्ज 2018 का पेपर, सिविल जज का पेपर आप देखना, और बहुत अच्छा चार्ज है। और चार्ज भी बोल सकते हैं इसको, जजमेंट राइटिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर जजमेंट के पहले आपको चार्ज बनाना है और चार्ज फ्रेमिंग का अलग एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अब बढ़ते लेवल को देखते हुए शायद ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके के अब ना पूछे जाए, हो सकता है कुछ और एडवांस आपसे पूछने की गुंजाइश है, क्योंकि पैटर्न हमेशा चेंज होते रहते हैं। आज कुछ और पूछेगा, 2 साल बाद कुछ और पूछेगा, उसको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। अब देखिए आपके सामने एक जजमेंट है, उस जजमेंट की रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसी? आइए इस पे काम करते हैं। क्या है अभियोजन का प्रकरण? शुद्ध हिंदी में चलेगा, इंग्लिश वाले थोड़ा सा देखना, क्योंकि इंग्लिश में वर्डिंग तो मिल जाती है, लेकिन हिंदी में वर्डिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है, और हिंदी में लिखना बहुत। और ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं वो कैसे आते हैं? जीएमएफसी के हिंदी में आते हैं। तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए तो हाई कोर्ट की साइड से सीधा सीधा एक जजमेंट कोई भी उठाना और प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस की बात नहीं है, मैं आपको फॉर्मेट समझाने नहीं बैठा हूं, मैं आपको आपको सोचना क्या है, आपकी अप्रिसिएशन की मेथड क्या होनी चाहिए, आपकी मार्शलिंग की मेथड क्या होनी चाहिए, आपको उस चीज पे कैसे वर्क करना है, कैसे लिखना है, कैसे सोचना है। क्योंकि जो सोचोगे वही लिखोगे। पैटर्न याद करके पहुंचोगे तो 2-3 पेज में खत्म हो सकता है, लेकिन आप उनको 2-3 पेज से 14 पेज कैसे लिखना है वो भी आपको, अब तो टास्क ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बॉक्स बनाने में आपको 20 मिनट लग जाएंगे। 20 मिनट के बाद आपको जो स्पीड मेंटेन करनी है वो आपको इसी से करनी है। मतलब आपके दिमाग में पूरी चीज होनी चाहिए कि इस जजमेंट को एक बार पढ़ लिया, अब हमें ऐसा ऐसा चलना है। ठीक है। चलो, क्या लिखा है? एक पहली चीज, ये ये क्या है? ठीक है। दिनांक 14/12/2016 को शाम 5 बजे, ठीक है, एक शाम 5 बजे, क्लीन करते हैं, शाम 5 बजे। अरे यार, यही दिक्कत है इसके साथ। ठीक है। शाम 5 बजे अभियोग और रिपोर्ट करता ए आरक्षी कोतवाली ग्वालियर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट। पहली चीज देखो, इसमें एक चीज है, आशय। क्या है इसमें? आशय। आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट कार्रवाई गोविंदपुरी कॉलोनी में निवास करता है दिनांक 13/12/2016 को शाम करीब 8 बजे वह अपने निवास स्थान के बाहर रोड पर खड़ा था। देखो एफआईआर, पहली चीज एफआईआर। अब एफआईआर कब की है? 8 बजे की है। टाइमिंग क्या दी है? 13/12/2016 ये टाइमिंग दी है।
और घटना कब की है, घटना कब की है, 13 वाला की, और लिखाई कब है, 14/12/2016, मतलब एक दिन बाद, मतलब एक दिन बाद की है, और शाम 5 बजे की बात है। ग्वालियर एसएसए दर्ज कराई, मतलब 5 बजे दर्ज कराई, कितने बजे दर्ज कराई, 5 बजे, और घटना कब हुई, देर रात 8 बजे हुई है। अब इन सब चीजों का महत्व अपनी जगह है पूरा। कैसा होता है, बाहर खड़ा था भैया, अचानक ए और बी लाठी लेकर आए, वहां पहुंचे, उसे अश्लील गालियां दी, जब अभियोग ने उन्हें देने से मना किया तो ए और बी ने उस पर लाठियों से प्रहार किया, और जिस कारण से परिणाम स्वरूप अभियोगी के सिर, पीठ पर, दाई भुजा पर चोटें आई। जब अभियोगी वहां पड़ोसी आए, उन्होंने ए को बचाया, तभी ए और बी ने अभियोगी को जान से मारने की धमकी देके अभित्रस्त किया और वहां से भाग गए। देखो, दो चीजें हैं, दो चीजों पे बात करनी चाहिए हमेशा। कोई भी जजमेंट राइटिंग जब भी आप पढ़ो तो सबसे पहले एफआईआर की डेट, घटना स्थल की डेट। क्यों, क्योंकि लॉ में बोला जाता है, लॉ में बोला जाता है एफआईआर जो है नॉट ए सब्सटेंसिव एविडेंस, मतलब आप एफआईआर को एक साक्ष्य, सारभूत तत्व की भांति यूज नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। एफआईआर झूठी भी होती है, एफआईआर सच्ची भी होती है, एफआईआर मनगढ़ंत भी होती है, एफआईआर कैसी भी हो सकती है। अकेली एफआईआर से आप ये आंकड़ा नहीं लगा सकते कि ये दोषी है या निर्दोष है। क्लियर बात है। दूसरी चीज, एफआईआर की आप कंटीजेंसी देखो, घटना के कालाक्रम देखो। घटना कभी कभी आपने सुनी होगी, घटना हुई 5 तारीख को, एफआईआर लिखवाते 10 तारीख को। 4 दिन आप क्या करते थे, वो बोलेगा मैं सर बेड पे था। क्या पे था, बेड पे था। बेड पे था तो रिपोर्ट दो, डॉक्टर की रिपोर्ट दो। तो ये सब चीजें इसके बाद आपको एविडेंस में देखना पड़ेगा। ये सब चीजें क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि रीजन ये है कि कोई व्यक्ति झूठ भी बोलता है, कोई व्यक्ति सच भी बोलता है। और एक कहावत हमेशा पता है कि मुर्दा, क्या बोलते हैं, व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन साक्ष्य झूठ नहीं बोलते। बेड पे थे तो दिखाओ। और अगर 4 दिन तुम ये सोच रहे थे कि मैं एफआईआर में क्या क्या लिखवाऊं और किन किन के नाम लिखवाऊं, तो फिर एफआईआर तुम्हारी कैसी हो सकती है, झूठी। और नए कानून में आजकल झूठी एफआईआर की बहुत गजब की सजा है, 5 साल सजा कर दी। ठीक है। अब एफआईआर की टाइमिंग कितनी थी आपकी, 14/12/2016, प्रॉपर दिख रहा है, प्रॉपर सब ठीक है। और इसमें क्या थी, 5। अब देखो कितना कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। पहली चीज यहीं से अपना अनुमान, आपको ये पता है, इतना सोचना नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इतना लॉजिक देख के सेट करना पेपर में। सोचना क्या है, दो चीजें पे। अरे यार 14 की एफआईआर है, कितने की एफआईआर, 14 की है, लेकिन घटना कब की है, 12 की, 12/12/2016 की घटना है, और टाइमिंग कितनी है, 8 बजे। अब देखो अंतर, 12/12 लिखा कि 13, 13/12 है, ठीक है, 13/12, 13/12, डिफरेंस देखो एक दिन का। अब एक दिन में हो सकता है कि वो एक मानने आया हो, बी मानने आया हो, ए बी दोनों आए हो, बातचीत करने आए हो, इसने गाली गलौज कर दी हो, जैसा भी हो सकता है। उसने पता किया, उसने एफआईआर में लिखा, नहीं कोई भी नहीं लिखवाएगा अपना। जो खुद ने गाली दी है वो एफआईआर में कोई कभी नहीं लिखवाएगा, जिसने दी है, क्योंकि एफआईआर होती क्या, हम पीड़ित बताएंगे। जैसे कि अगर हमसे कोई कुछ बोल दे तो भी हम क्या करेंगे कि सर इसने बोल दिया, जबकि तुमने उससे पलटवार बोला, ये कोई नहीं। अब ये प्रूफ कैसे होगा, एविडेंस से। अब देखते जाओ कहानी। पहला क्वेश्चन अगर मैं राइज करता हूं तो एफआईआर पे करूंगा। किस पे करूंगा मैं तो एफआईआर पे करने वाला हूं, सिर्फ पढ़ के। अभी एविडेंस मिला नहीं मिला, हो सकता है एविडेंस में बोल दे कि सर मैं बेड पे था इसलिए एक दिन पहले का, ऐसा ऐसा बोल सकता है, अभी हमने पढ़ा नहीं है। दूसरी चीज, आइए पहला क्वेश्चन इस पे आता है, ठीक है। दूसरी चीज पे हम बात करते हैं। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, निवास स्थान पे खड़ा था। देखो डेट टाइम पहले आप एक पेज पे लिख ही लेना, जिससे आपको बार बार जजमेंट पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि समय बहुत कम है। ए और बी मानने वाले कौन है, ए और बी है, ठीक है। और अश्लील गालियां दी। पहली चीज, दो चीजों पे बात करेंगे अपन। पहला है चोट पे, अभी एफआईआर पे ही है, सब एफआईआर से रिलेट कर रहा हूं। और दूसरी चीज मैं बात करूंगा किस पे, आपकी गालियों पे। एक चोट पे बात करेंगे और एक गाली पे बात करेंगे। चोट कारित करने वाले कौन है, ए और बी।
है ना, मतलब B1 और B2, B1 और B2 चोट कारित करने वाले। अब यहां पे बोले कि ये आए और लाठियों से प्रहार किया, मारा किससे, लाठी से मारा। वेपन्स का यूज भी पता बताता है कि कौन सा चार्ज लगना चाहिए, क्योंकि जब आप आईपीसी पढ़ोगे, चाहे बीएनएस पढ़ लो, अंतर ज्यादा नहीं है, सेक्शन चेंज हो गए, सेक्शन याद रखना है आपको, ठीक है। अब लाठी, वेपन्स का यूज भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब लाठी कैसी थी, क्या हाथ से भी मारा जा सकता है क्या, बिल्कुल मारा जा सकता है। मैं इतने जोर से यहां पे मार दूं, नस टूट जाए, मर जाएगा व्यक्ति के नहीं, तो हाथ से भी मारा जा सकता है, मारा जा सकता है। तो ये तो दो लाठी थी, दो लोगों ने मिलकर मारा, तो हो सकता है इंटेंशन प्रूफ हो रहा क्या, नहीं, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे जब देखेंगे, लेकिन सोचना अपने को यहीं से स्टार्ट करना। तीसरी चीज, इन्हीं व्यक्तियों ने क्या दी, गाली दी। अब देखो गाली पे जब मैं बात करूंगा, तो गाली का जब आप 294 के जब भी आप एसेंशियल कंटेंट जब आप पढ़ने जाओगे तो तीन चार आपको मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, गाली, गाली वही होती है जिससे आपको बुरा लगे। अगर उस गाली से आपको हंसी आ रही है तो वो गाली गाली नहीं है। पहली चीज, बुरा तो लगना ही चाहिए, और अगर बुरा नहीं लगा तो वो ऑफेंस नहीं है। जैसे क्षोभ कारित होता है गालियों से, जो उसमें वर्ड लिखा है कि हमें उस गाली से को सुनने में बुरा लगा, क्षोभ कारित हुआ, ये वाली चीजें अगर उसमें लिखी है। पहली चीज, पब्लिक प्लेस पे गाली देनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कान में बोल के चला गया, पब्लिक प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बात को, तो आपको लॉजिकली 294 लगेगा नहीं लगेगा, कहां लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा, जब अपन आईपीसी जब पूरी पढ़ेंगे, तो ये जो चार्ज का फॉर्मेट जब हम देखेंगे कि 294 लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, आपको डिसाइड करना है। ये आपका एप्रिसिएशन होना चाहिए, रिवर्टेबल, सपोर्टेबल, खंडनीय, अखंडनीय और प्राप्त, मतलब फाइंडिंग क्या होती है। ये तीन पैटर्न पे आपका पूरा जजमेंट चलता है। अब गाली, पहली चीज, अगर मैं एफआईआर की बात करूं, अभी एविडेंस पे नहीं गए, अगर मैं एफआईआर की बात करूं कि क्या बोला, लाठी से जब प्रहार किया तो सिर पे लगा, पीठ पे लगा और दाई भुजा पे लगा। चोट कहां कहां लगी लाठी से, सिर, पीठ और दाई, ठीक है, भुजा पे लगी। देन इसके बाद गाली दी, और गाली के बाद मैंने गाली देने से मना किया और फिर उनने मुझे मारा, यही वाली चीज उनने बोली, गाली देने से मना किया तब उनने मुझे मारा, फिर मुझे मारते हुए पड़ोसी मैंने चिल्लाया, फिर पड़ोसी आए मुझे बचाया, यही वाली चीज लिखी। देन इसके बाद, अभियुक्त आरक्षी कोतवाली ग्वालियर में जिसके आधार पर अपराध क्रमांक इतना इतना पंजीकृत किया गया और शरीर पर दाहिनी इसका टूटा हुआ वादा और सर के बाएं सिरे पे ये वाली, मतलब ये दोनों जो चीजें हैं, कितनी चीजें हैं ये दोनों, ये शरीर पर दाहिनी अलगा हड्डी और सिर के बाएं पेराइटल हड्डी में अस्थि भंग पाया गया। मतलब कहां पे, सर के बाएं पेराइटल हड्डी में भी अस्थि भंग, मतलब सर पे भी जो हड्डी है वो भी टूटी और दाहिनी भुजा की भी टूटी। ये याद रखना, ये वाली चीज थाने पे बोली गई है, एमएलसी हेतु भेजा गया था और उसकी रिपोर्ट आई, किसकी रिपोर्ट आई, चिकित्सीय जांच, मतलब एमएलसी रिपोर्ट। मतलब एक होगा, अब यहाँ पे आपको कौन मिलेगा, डॉक्टर, और वो डॉक्टर क्या दे रहा है यहाँ पे, एमएलसी रिपोर्ट, एक्सरे दे रहा, क्या टूटने का तो एक्सरे होता है, एक्सरे लिखा कहीं क्या, नहीं लिखा एक्सरे, ठीक है। और दूसरी चीज इसको होते हैं स्टेटमेंट, जो कि अभी हम चेक करेंगे, एविडेंस में स्टेटमेंट भी चेक करेंगे। ये लिखा, अब चोट कहां कहां पाई गई, इनने बोला था सर पे, पीठ पे और दाएं में, क्योंकि भैया एफआईआर में तो वो रिलाई करते नहीं है, ठीक है। तो इनने बोला नहीं, तुम्हें चोट पीठ पे तो नहीं है, पीठ पे है क्या, नहीं है, चोट कहाँ है, दाई भुजा पे हड्डी टूट गई और सर की बाई जो पेराइटल हड्डी ये भी टूट गई, तो मतलब चोट गहरी है। चोट कैसी है, गंभीर, कैसी प्रकृति है कि चोट गंभीर है। देखो, स्टोरी को पकड़ना आना चाहिए, पकड़ना कैसे, अब हम तीन चार चीजों पे, सिर्फ एफआईआर पे अभी एविडेंस पे पहुंच ही नहीं रहे, तीन चार चीजों पे आपको क्या लगता है इसको पढ़ने में ऐसा हुआ है, आपका ओपिनियन यहां से सेट होना चाहिए। पहला डिफरेंस डेट में, 13 और 14 में,
दूसरा डिफरेंस, अगर हाँ वास्तविकता में सर की हड्डी टूटी तो एक दिन लग सकता है एफआईआर कराने के लिए, लग सकता है कि नहीं लग सकता। अब इनने 5 बजे शाम को एफआईआर करी, हो सकती है एक दिन ये भर्ती रहे हो, तेज चोट लगी एमएलसी रिपोर्ट के हिसाब से। दूसरी चीज इनने बोला था ये चोट अगर इनको लगी तो एफआईआर में इनने पीठ का क्यों बोला कि मुझे पीठ पे भी, क्योंकि अगर तुम्हें चोट लगी तुम एफआईआर कराने गए एमएलसी रिपोर्ट हुई तो फिर उसके हिसाब से पीठ पे भी इनने बोला होगा, कैसा बोला होगा, सर में भी लगी दाएं हाथ में और पीठ पे भी मेरे दर्द हो रहा तो पीठ में भी लगी। ये एक जनरल व्यवहारिकता ही चीजें जो आपको जाननी, इनने बोला ये प्रूफ नहीं हो पाएगा क्योंकि एफआईआर में इसका जिक्र नहीं है, सिर्फ आपके मुंह से बोला गया है। तो ये पीठ वाली चीज यहां से निगलेक्ट कर देना अभी, ठीक है। समझ में आ रहा क्यों निगलेक्ट कर देना, क्योंकि एमएलसी रिपोर्ट के हिसाब से इनको चोट सिर्फ और सिर्फ कहां लगी है, सर में और हाथ में, पहला कंडीशन। अब डिस्प्यूट पीठ का बचा कि नहीं बचा आगे देखेंगे, हो सकता है एविडेंस में बोल दिया हो कि पीठ पे ही लगी थी सर, अभी ये एफआईआर की बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अनुसंधान, हाँ एक होगा अपना कौन, डॉक्टर, एक होगा अपना कौन, आयु। अभी प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 2 3 4 ये सब चीजों के बारे में मैं शुरू से बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की वीडियो में भी नहीं करता था ना अभी कर रहा हूँ, क्योंकि एक हफ्ता लगता है पैटर्न सीखने में। आपको भेजा, आपको याद करना है और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा ये प्रादर्श प्रीवन है, जो साक्ष्य को बोलते हैं वो प्रादर्श P1 होते हैं, जैसे एफआईआर हो गया, जैसे कि आपकी एमएलसी रिपोर्ट प्रादर्श P2 हो गया, ऐसे ही प्रोसिक्यूशन विटनेस अभियोजन साक्ष्य क्रमांक 1 अभियोजन साक्ष्य क्रमांक 2, ठीक है, इस तरीके से ये चलता है। अब आयोग, आयोग का देखो जनरली काम क्या होता है, इसके जजमेंट के अलावा भी बात करें, इन्वेस्टिगेशन करना होता है, मौका नक्शा बनाना होता है, कुछ मिल जाए तो जब्त करना होता है, उसकी रिपोर्ट एसपी को देनी होती है, एक रिपोर्ट खुद लिखनी होती है, केस डायरी में लिखना होता है, तो ये सब चीजें आपको मेंशन करनी है। किसको मेंशन करनी है जजमेंट राइटिंग में, आपको, आपको देना 2 साल बाद है, हो सकता है बीएनएस लागू हो जाए उस हिसाब से, लेकिन सीआरपीसी के हिसाब से, आईपीसी के हिसाब से और आपके यहाँ एविडेंस के हिसाब से ये सब सेक्शन वाइज कि जब्ती करेंगे तो 27 के तहत अकॉर्डिंग टू 27 सेक्शन के तहत इनने क्या करी, जब्ती करी, मौका नक्शा बनाया, ये वाली चीज, ठीक है। अब जैसे कि अपना एक सेक्शन है सीआरपीसी में 50A, गिरफ्तार किया तो इसको गिरफ्तारी के बारे में लिखेंगे कि भैया मौका नक्शा बनाया तो अरेस्ट मेमो वगैरह, ये सब चीजें आपको मेंशन करनी है। 190 में गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, ये सब आपको मेंशन करना है। शायद मैंने एक लेक्चर में ये पूरी चीजें आपको बता रखी थी कि कैसे हम चलते हैं, यूज करके एक बार और बता दूंगा, लेकिन ये पहले जजमेंट आप स्किल्स सीखोगे, अपने को सोचना कैसा है, सबकी सीधी बात। अब आयोग 3 चीजें करेगा, पहली चीज मौका नक्शा बनाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, मौका नक्शा, जब्ती करेगा, क्या करेगा, जब्ती करेगा, और अगर ब्लड आया है, और अगर ब्लड आया है तो उसको भी चेक करना कि ह्यूमन का है कि जानवर का है, इंसान का है कि जानवर का, एक डिस्प्यूट यहां पे होगा, ठीक है। अब इन सब चीजों के अलावा अब आते हैं अपन किस पे, प्रतिरक्षा पे, कि भाई साहब ने इनने क्या बोल दिया, इनने क्या बोल दिया, इनने क्या बोला, चलो इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको, इनने बोला क्या, चलो इसके अलावा क्या बोला, अभियुक्त अपराध करना स्वीकार किया, और 313 अभी भूल जाओ, अगर नए स्टूडेंट है तो अभी सेक्शन को याद रख सकते हो, कंपैरिजन करके पढ़ सकते हो सकता है आगे पीछे आपको सेक्शन मिल जाए, लेकिन अगर ये वाला, अगर जिनको ये वाला पेपर देना है या जिनका पेपर आईपीसी के थ्रू आएगा, सीआरपीसी के थ्रू आएगा, तो वो ये सब याद कर सकते हैं, लेकिन नए वालों को थोड़ा सा कंपैरिजन करके पढ़ने की आवश्यकता हो गई है, ठीक है। तो ध्यान में रख के इसको करना कि 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने कथनों को पूर्व रंजिश के कारण झूठा फंसाया हो जाने बचाव किया, मतलब सीधी सीधी बात बोल रहा है कि हमें झूठा फंसाया। कुछ ऐसी चीज इनने अपनी डिफेंस में नहीं बोली कि जो हमें लगे कि इनने बोला हमें मारा है, इनने बोला हमें झूठा फंसाया, बात ही खत्म, क्या हो गई बात खत्म, ठीक है। अभियोजन का साक्ष्य, अब यहां से आपकी स्टार्टिंग होती है, कैसी होती है, अभियोजन द्वारा अपने पक्ष में, पहली चीज, छह, कितने बजाय, छह, कितने बचाए हैं, 6 अभियोजन साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया। अब अभियोगी ए, साक्ष्य प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 मान लो, ठीक है, साक्ष्य क्रमांक
1 अभियोजन की तरफ से साक्ष्य क्रमांक 1 ने। अब देखो सबसे पहले आप लोगों से ही पूछ रहा हूं, अगर छोटा फॉर्म में एविडेंस मिले तो बनाना तो आपको है कि ये प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपको बनाना। आपको कितने लोग मिले? आपको पहली चीज, ये व्यक्ति जो खुद पिटा है वो खुद आई विटनेस है, वो तो साक्षी है ना एक तरीके से, कि नहीं है? दूसरा पड़ोसी, पड़ोसी 1 थे 2 थे अभी पता चलेगा। पड़ोसी आए थे, कितने आए थे? 1 थे 2 थे 3 थे, ठीक है, क्योंकि इनने कितना पेश किया? इनने 6 किए। तीसरी चीज होगी डॉक्टर, कौन होगा? डॉक्टर होगा। चौथा चीज कौन होगा? आईओ होगा। अब बताओ 6 कहां है? और कौन हो सकता है? पढ़े फिर, ये अपन को एफआईआर से 4 अपन ने लॉजिक लगाए, ये 4 हैं। चलिए देखते हैं। ए ने खुद ने क्या बोला? न्यायालयधीन कथनों में एफआईआर को साबित किया। क्या किया इसने? एफआईआर प्रूफ करी कि हाँ सर, मुझे मारा गया था, दाएं हाथ पे, पीठ पे और सर पे मारा गया था। ये बोल रहा कि जो मैंने एफआईआर में लिखा है वो क्या है? सही है। मैंने कोई भी चीज झूठी नहीं बोली। इनने गाली दी, मैंने मना किया, तो ये बोला एफआईआर साबित कराया। पहली चीज यहाँ पे आया चीफ हुआ। क्या होते हैं 3 तरीके के एग्जाम, चीफ, क्रॉस और री। तो ये चल रहा है चीफ। क्या चल रहा है अभी? चीफ चल रहा है, मुख्य एग्जामिनेशन चल रहा है, मुख्य परीक्षा। ठीक है। अभियोजन के प्रकरण की पुष्टि करते हुए कथन किया कि जब वह अपने मकान के रोड पर खड़ा हुआ था, उसने देखो एफआईआर में जो जो चीजें लिखाई थी, उसने वापस से कोर्ट ने पूछा कि क्या आप जैसे जज बनोगे, तो आप पूछते ना क्या हुआ था, बताइए। तो बोले सर ऐसा ऐसा हुआ था, क्योंकि जब भी गवाही देने जाते हैं, जैसे मैं भी गया था, तो बोलते एक बार एफआईआर पढ़ के जाना। अगर एफआईआर कॉन्ट्राडिक्ट करेगी तो जज का माइंड चेंज होता है, और आप उस टाइम पे आप एक जजमेंट लिख रहे हो, मतलब आप एक जज वाली फीलिंग जानते हो, या समझना पड़ेगा आपको कि हमें लिखना है तो हमें दोनों पक्षों को सुनना है। ठीक है। पहली चीज आपका दिमाग चलना चाहिए। अब यहां से आपका दिमाग चलना स्टार्ट होना चाहिए। कैसा? कि जब कथन आपने मकान के रोड पे खड़ा हुआ था, मकान के सामने रोड पे, ये भी एफआईआर में लिखा था, B1 आए पुरानी रंजिश के कारण लाठियों से मारने लगे, सिर पीट दाहिनी भुजा पे पड़ोसियों ने अभियुक्त को वहां जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए और प्रादर्श पी आरक्षी के कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करी। खत्म बात। आ जाइए, वापस से आते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये 6 चीजें मुझे मेरे ख्याल से सेम मिल रही हैं आपको एफआईआर में। एक चीज छूट गई। क्या छूटी? क्या छूटी? पीठ। क्या छूटी? गाली। गाली छूटी। उसने कोर्ट में तो नहीं बोला ना गाली दी, एफआईआर में बोला कि गाली दी। गाली देने से मना किया तब तो मारा। मैंने तो स्टार्टिंग कहां से हुई? वो आए, उन्होंने गाली दी, मैंने मना किया बेटा गाली मत दे, उन्होंने ठोक बजा के चले गए कि बढ़िया, हम गाली भी देंगे, जान से मार भी देंगे, और पड़ोसी आए, बचाया और भाग गए। यही है ना? क्या छूट गई? गाली। और गाली अगर होती भी यहाँ पे, चलो ठीक है, क्योंकि आपको सोचना है इसके हिसाब से नहीं, अन्य जजमेंट, उनने बोला सर गाली दी थी, वो गाली देने से मना किया, फिर मारा, तो सर पीठ इन पे सब पे मारा। क्योंकि देखो जो चीज आप एफआईआर में लिखवा दी, वही चीज वो जजमेंट, वही चीज वो वहां बोल रहा, कहाँ बोल रहा? कोर्ट में। एमएलसी रिपोर्ट, एमएलसी रिपोर्ट के हिसाब से चार्ज लग गया होगा, लेकिन ये तो झूठ नहीं बोल रहा ना, लगी तो इसको पीठ पे है, कोर्ट के सामने बोल रहा कि नहीं बोल रहा? बोल रहा। एफआईआर में भी बोला, बोला पीठ पे है। मैंने इसलिए बोला था थोड़ा सा अभी संभाल के रखना पीठ को। अभी डॉक्टर ने बोला क्या? बोल कौन रहा? यही। तो ये झूठा भी बोल सकता है और सच भी बोल सकता है, लेकिन डॉक्टर झूठ बोल सकता है क्या? चांस है। बोल तो सकता है, चांस है। रिपोर्ट झूठ बोल सकती है क्या? अकॉर्डिंग टू यू। प्रैक्टिकली अलग है, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ
1.5 पेज का जजमेंट, वो 1.5 पेज की समरी रहेगी, आपको जजमेंट बनाना है, समझ रहे? अकॉर्डिंग टू यू डॉक्टर अगर झूठ बोल देगा तो हम केस हारने, मतलब हमें तो क्या करना पड़ेगा, कन्विक्शन। हम एक्विटल कैसे कर पाएंगे किसी व्यक्ति को, अगर डॉक्टर ही निकल गया उसके खिलाफ भी चार्ज लगा देंगे, ये तो प्रैक्टिकली चलता है। ठीक है, अब सोचना यही से, एफआईआर पे साबित करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा, पहली चीज चोट, क्या प्रूफ करनी पड़ेगी, चोट। दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी पड़ेगी गाली जो कि आपने लिखवाई है, और तीसरी चीज हमें जान से मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी, गाली, चोट और जान से मारने की धमकी, इन तीन चीजों के अलावा कुछ बोला है क्या, नहीं ना। इसका मतलब अब ये बीएनएस में कहीं पे भी ये सेक्शन मेंशन हो, अपन कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी सेक्शन लगाना सीख ही नहीं रहा है, अभी हम सोचना सीख रहा है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो गाली वर्ड आया है लेकिन एविडेंस में आया क्या, नहीं आया ना, इसने कुछ बोला ही नहीं है, ये कहां बोला था, एफआईआर में। तो अब चार्ज लगाओगे कि नहीं लगाओगे, गाली का चार्ज लगाओगे कि नहीं लगाओगे, लगाना है, क्या करना है, लगाना, लेकिन प्रूफ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। पहली चीज क्यों, पब्लिक प्लेस तो आ रही है लेकिन बुरा लग रहा है क्या, फिल्थी लैंग्वेज तो है लेकिन बुरा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, बुरा लगना बहुत टाइम, चार्ज में, जब तक बुरा नहीं लगेगा तब तक वो गाली गाली नहीं होगी, ये वाली चीज समझ में आ रही है। और दूसरी चीज, कोर्ट के सामने ही नहीं बोला कि मुझे गाली दी है, इसलिए ये वाली सेक्शन तो शायद, शायद आपका ओपिनियन कुछ हो सकता है, इनका अलग, इनका अलग, मेरा अलग है, आप लोगों का भी अलग हो सकता है जो देख रहे हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये वाली चीज। अब आगे बढ़ते हैं, तो तीन चीजें समझ में आई। अब इनने तो बहुत कुछ बोल दिया, चलो इनके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला, अब देखो डॉक्टर की बारी आ रही, कौन की बारी आ रही, डॉक्टर की। उसका जिला परीक्षण जिला अस्पताल ग्वालियर में कराया, जिसके उसके दाहिनी भुजा सिर फ्रैक्चर होना पाया गया था और वह अस्पताल में भर्ती था। ठीक है, अन्य चक्षुदर्शी साक्षी, मतलब पड़ोसी के नाम आ गए, पड़ोसी कौन है, पड़ोसी कौन है सर, पड़ोसी कौन है, सी, C2 और C1, ये पड़ोसी हैं। अभियोगी ने एक एक कथन की अभियोजन सीमा का समर्थन किया, ओ, मतलब ए जो जो बोल रहा है उसका सबका सपोर्ट कर दिया, ए जो जो बोल रहा था सबका सपोर्ट कर दिया, ठीक है, समर्थन किया। और डॉक्टर डी, कितने साक्ष्य हो गए, ये दो जे हो गए, इनने तो सपोर्ट किया, हाँ ठीक है सर ये ऐसा बोल रहा था, गाली गलौच हुई, मारपीट हुई, हम तो बचाने गए थे, ये सही बोल रहा है, खत्म बात है। डॉक्टर चिकित्सा रिपोर्ट आई, उसने बोला कि सर चिकित्सा रिपोर्ट आई थी तो उनने बताया कि यहाँ चोट लगी है लेकिन मुझे पीठ पे भी मारा था, ठीक है, चोट कहाँ कहाँ लगी, यहाँ लगी और सर पे लगी है, जैसे कि ऊपर ये आ गया, आ गया, ये सर पे फ्रैक्चर और दाहिनी भुजा पे, ठीक है, ये वाली। अब डॉक्टर के स्टेटमेंट देखते हैं, आइए, ये डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर हैं अपने 4 नंबर के। इनने क्या बोला, इनने क्या बोला, इनने बोला, इनने भी अपनी साक्ष्य में एमएलसी रिपोर्ट को प्रूफ किया, मैंने बोला था कि 3-4 चीजें इनकी प्रूफ होनी चाहिए, एमएलसी रिपोर्ट को क्या करा इनने, प्रूफ किया। एक्सरे रिपोर्ट दी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोली कि अपना लॉजिक चेक कैसे करोगे हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी, एक्सरे रिपोर्ट इनने क्या दी, एक्सरे रिपोर्ट भी दी, ठीक है, ये प्राप्री टू और प्राप्री टू, ये साक्ष्य क्रमांक 1 और ये वाली चीजें होती हैं, ठीक है। और एक्सरे प्लेट आर्टिकल A1 और A2 में अस्थिभंग होना पाया गया, मतलब A1 और A2 में क्या पाया गया कि भैया इनका फ्रैक्चर है, और फ्रैक्चर दाएं हाथ पे है, मतलब ये दाएं हाथ है और बाएं सिर पे, ठीक है। इसके बाद घटना स्थल पे लाठियों की जब्ती कौन करेगा, आईओ, ये 5वें नंबर का है, आईओ कौन करेगा, आईओ करेगा, इसने जब्ती करी, ये प्रूफ हो गई, जब्ती तो करी। मौका नक्शा बनाया क्या, कहां बनाया, कहां बनाया,
स्वतंत्र साक्षी द्वारा की गई। इसकी पुष्टि एक अलग से एक व्यक्ति आया और इसने बोला कि हाँ ये जब्ती साहब ने करी। अब कितनी चीजें छूट गई आपके एफआईआर में। पहली चीज, मौका नक्शा तैयार किया, वो यहाँ पे प्रूफ हो रहा कि नहीं हो रहा। आईओ का बनाया कि नहीं बनाया, जब्ती प्रूफ हो रही। मौका नक्शा अभी तो सुनते जाओ कहानी, डिस्प्यूट है, अलग है, थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका है। ये किसका तरीका है? ये लिखने का तरीका है। मैं आपसे ओपिनियन नहीं मांग रहा हूं कि आप प्रूफ हो रहा कि नहीं, आप इस चीज को लिखोगे कैसे, उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में। नहीं समझे? दिमाग खुल रहा कि नहीं खुल रहा? मेन चीज दिमाग खोलने का है। देखो सिंपल है चीजें, लेकिन आप खुद देखो एफआईआर में क्या था, मौका नक्शा बनाया, जब्ती बनाई, हो गई हो गई हो गई। यहां पे तुमने अकेला पेश का किया जब्ती रिपोर्ट, मौका नक्शा रिपोर्ट कहां है? हो सकता है लाठियां कहीं और से जब्त करी, मौका नक्शा तो वही है ना जहां पे मारा है, सीन ऑफ क्राइम जहां पे मारा वही, तो वो प्रूफ हुआ कि तुम गए थे वहां पे? नहीं। अभी देखो लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि आप लिखोगे कि सर अनुसंधान अधिकारी द्वारा मौका नक्शा बनाया गया, जो कि कोर्ट में सिर्फ अकेला जब्ती प्रमाण पत्र अकेला, जब्ती रिपोर्ट अकेली पेश की गई, मौका नक्शा रिपोर्ट पेश नहीं की गई। तो इस आधार पे यदि देखा जाए कि अनुसंधान अधिकारी उस स्थिति में नहीं थे कि जा पाए या गए होंगे या किसी को भिजवाया नहीं पेश की। पहली चीज, एक डिस्प्यूट होता है उसके फेवर में, किसके फेवर में? अभियुक्त के फेवर में। ये जा सकती है अभियुक्त के फेवर में, लेकिन जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि जब्ती रिपोर्ट प्रूफ हो गई। इसका मतलब लाठियों से मारा तो है, इसका मतलब लाठियों से मारा तो है। देखो वर्डिंग कैसे बढ़ाना ये है, इसको वर्डिंग को कैसे बनाना, ऐसी तो बनाना जो मैं बोलते जा रहा हूं आप लोगों से। ये आ रहा नहीं आ रहा, 3 पैटर्न पे आपको पूरा जजमेंट चलने वाला है। कितने पैटर्न पे? 3 पैटर्न पे। कौन सा पैटर्न? किसने क्या कहा, पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न, किसने क्या कहा और क्या चीज पेश करी और किसका कॉन्ट्राडिक्ट किया। दूसरी चीज। तीसरी चीज, क्या प्राप्त हो रहा है और क्या प्राप्त नहीं हो रहा है। इधर ही तो 3 चीजों में तो जजमेंट खत्म है। किसने क्या कहा, A1 C1 C2 आए, उनने सपोर्ट कर दिया। ए ने बोला मुझे पीठ में भी लगी थी, ये भी लगी थी, पहले से बोलते आ रहा है ये चीज, अभी भी बोल रहा है। डॉक्टर की एमएलसी रिपोर्ट पहले भी यही बोल रही थी, अभी भी यही बोल रही, तो रिपोर्ट तो पेश, एक्सरे भी साबित हो रहा है, एमएलसी भी साबित हो रही है, और उसकी चोट भी कैसे हो रही है, साबित हो रही। चोट पे तो कोई है ही नहीं, लाठी भी जब्त हुई है, इसका मतलब लाठी पे। अब क्वेश्चन आता है डॉक्टर पे, स्टेटमेंट। डॉक्टर ने अभियुक्त के इस स्टेटमेंट से मना किया कि भैया गिरने से चोट तो उसको लगी सकती नहीं है, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते कभी भी कि गिरने से लगी है, उसको तो मारा गया। और मारा गया तो आईओ भी इसका सपोर्ट कर रहा है लाठी के थ्रू। किसके थ्रू सपोर्ट कर रहा है? लाठी के थ्रू, के लाठी से मारा, क्योंकि हमने जब्त करी, और अगर हमने जब्त करी तो खेत से थोड़ी लाएंगे। अब मौका नक्शा एक डिस्प्यूट बन गया, यार कोर्ट में मौका नक्शा पेश नहीं किया, तो ये उसके फेवर में चला जाएगा। लिखेंगे ना अपन कि सर मौका नक्शा पेश नहीं किया, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखना है, ये लिखना है। भले आपको दिमाग नहीं जा रहा उस तरफ, लेकिन एक छोटी सी एक लाइन लिखने में भी कुछ नहीं जाता है। ये आपको लिखना है, सोचना है इस तरीके से। प्रोसेस, किसने क्या कहा, क्या चीज मिली क्या नहीं मिली, और एप्रिसिएशन, ये इसी का खेल है। सपोर्ट रिवर्ट फाइंडिंग, सपोर्ट रिवर्ट फाइंडिंग, सपोर्ट रिवर्ट फाइंडिंग। पहले सपोर्ट का देखो, फिर रिवर्ट का देखो कि खंडनीय है, और फाइंडिंग क्या हो रहा है, ये खंडनीय नेचर का है कि अखंडनीय नेचर का है, सपोर्टिव नेचर का है कि रिवर्टेबल नेचर का है। ये वाली चीज अगर आपको मिल गई, ऐसे गाली में भी एसेंशियल कंटेंट पूरे याद होने चाहिए, ऐसे ही आपकी चोट में भी। अब इस पे चोट पे अगर चलो पुरानी आईपीसी की बात करूं, लाठियों से मारा है, अच्छा मारा, हड्डी टूट गई और सर पे चोट भी आ गई, तो आपके दिमाग में 3-4 सेक्शन गूंज रहे हैं। पहली चीज ग्रीवियस हर्ट 320, 320 में 8 पॉइंट, 8 में से हड्डी टूटने वाले सभी है, 20 दिन बेड पे होना चाहिए। अगर 20 दिन बेड पे था, अगर 20 दिन बेड पे भी होना चाहिए, लिखा है लास्ट वाले लाइन पे कि 20 दिन बेड पे होना चाहिए। अगर अपन ने इतना दिमाग लगा दिया, अरे यार 20 दिन बेड पे, तो एफआईआर एक दिन पहले लिखवाई। और इसका मतलब सर पे चोट है तो 6वें वाले पॉइंट पे पहुंच गए, हाथ में हड्डी टूट गई तो 5वें वाले पॉइंट पे पहुंच गए। ये अगर पहुंच गए तो 320 तो डिफाइन डेफिनेशन है, 320 सेक्शन थोड़ी है। अपन को लगाना चार्ज जिसमें पनिशमेंट है, तो 320 में अगर आए तो 324 पहुंच जाएंगे फटाफट। वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट 23 पहुंच जाएंगे, वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट
उस पर पहुंच गए डायरेक्ट, पुराने वाले जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो 323 पे पहुंच गए फटाफट, वॉलेंटरली, किसी के दबाव में तो नहीं मारा। C1 और B1 और B2 ने ऐसा कुछ लिखा है क्या? खुद से आए और मारा, ऐसा है ना, मतलब वॉलेंटरली। तो वर्ड भी क्या आएगा चार्ज के टाइम पे? वॉलेंटरली वर्ड आपको चार्ज में लिखना पड़ेगा। अगर वॉलेंटरली वर्ड आपने चार्ज में नहीं लिखा तो गलत। खुद से मारो, खुद से मारा, किसी दबाव में नहीं मारा, ठीक है। तो ये वॉलेंटरली वर्ड का। तीसरी चीज, दो लोग हैं तो कॉमन इंटेंशन। आज कॉमन इंटेंशन देखने मिलता है 39 के 5 में, बीएनएस में, लेकिन अपना कितना शानदार था आईपीसी में 34 में। अच्छा, पढ़ने में मजा आता था, उसमें क्लॉज 5 में दे दिया 39, सेक्शन 39 क्लॉज 5, पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता उसको भी। लिखा वही है, दो या दो से अधिक व्यक्ति और इनको कॉमन इंटेंशन, फर्दरेंस और कॉमन इंटेंशन में असामान्य आशय के अग्रसर में मारते हैं। तो भैया दोनों एक साथ आए और मारा, अलग अलग तो नहीं मारा। या ए आया होगा, बी ने देखा और उसको मारा, ऐसा कोई पढ़ने मिला क्या? नहीं मिला। इसका मतलब 34 भी प्रूफ होने के चांस बन सकते हैं क्या? तो उसको भी प्रूफ करना है 34 को, क्योंकि कॉमन इंटेंशन प्रूफ कैसे करोगे? और कॉमन इंटेंशन पे लिखोगे क्या? ये आपका ओपिनियन होना चाहिए। पहली चीज, कॉमन इंटेंशन से एसेंशियल कंटेंट याद करो। कैसे याद करोगे एसेंशियल कंटेंट? दो व्यक्ति तो होना ही चाहिए, तभी तो कॉमन इंटेंशन बनेगा। एक व्यक्ति का कॉमन इंटेंशन हो नहीं सकता, वो इंटेंशनली मार सकता है। कॉमन इंटेंशन मतलब कॉमन लोगों का एक इंटेंशन होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ये दूसरी चीज, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन का मीनिंग क्या है? क्या लगता है आपको फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन? कि मैं जा रहा हूं कि साथ में चल, कि प्री प्लान, या मस्तिष्कों का मिलन ओवर टाइम, ऑन टाइम। ये दो तीन चीजें जो उसमें दी गई हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? समझ में आ रहा कि लिखना क्या है? मैं कंटेंट बता रहा हूं आपको, लिखना क्या है ये तो पैटर्न जब मैं आपके सामने ला दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा बनता है। लेकिन आपको सोचना कैसा है ये सीख जाओ ना। और अगर यही सीख गए ना, तो अगर जजमेंट दो बार भी लिखोगे ना, तीसरी बार आपको लिखने की देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सीख चुके हो, आपको वो चीजें आती हैं। अच्छा, गाली लग रही है तो पब्लिक प्लेस होना चाहिए, फिल्दी लैंग्वेज वर्ड यूज करना चाहिए, और मेन चीज क्षोभ होना चाहिए, बुरा लगना चाहिए। और दो तीन उसमें और चीजें हैं जो गाली प्रूफ कर देती है कि आपको लिखना क्या क्या चीज है। बताऊंगा कि 294 में आपको चार्ज में क्या लिखना है, इस चार्ज में आपको क्या लिखना है, ये सब बताएंगे। लेकिन ये बताने के रीजन, बताने की जरूरत पड़ेगी क्यों? जब आपका दिमाग उस तरीके से दौड़ने लगेगा ना कि सर इसमें ये वाली चीज नहीं है, पब्लिक प्लेस नहीं है, सर इसमें पब्लिक प्लेस नहीं है, सर कॉमन इंटेंशन में दो लोगों का कॉमन इंटेंशन होता है जबकि एक तो बाद में आया और ये तो ऐसे आया। अब 10 लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट और 10 लोगों का कॉमन इंटेंशन, क्या प्रूफ कर सकते हो आप कभी? कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट भी वही चीज होती है। उसमें बोलते पांच या पांच से अधिक व्यक्ति, इसमें बोला दो या दो से अधिक व्यक्ति, चलो लो पांच कर दिए हमने। अब पांच कर दिए ना, करो प्रूफ, कर लोगे? कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन प्रूफ, उसको बोलते पुलिस वालों का स्वर्ग, कॉमन ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि कॉमन इंटेंशन प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट, एक भेड़ चाल चल रहा तो तुम भी चलो, क्या दिक्कत है? इसलिए पुलिस वालों को स्वर्ग। वो 149 लगाना ज्यादा उचित समझते हैं। 149 सही बोल रहा हूँ? हाँ, वो ज्यादा उचित समझते हैं। समझ रहा है? और 34 लगाना उचित नहीं समझते। क्यों? उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। मस्तिष्कों का पूर्व मिलन था कि नहीं था, ये दोनों सीन ऑफ क्राइम पे उपस्थित थे कि नहीं थे, ऐसा तो नहीं उसने फोन लगा दिया हो। देखो कॉमन इंटेंशन अलग अलग तरीके से, लेकिन एक केस ऐसा बोलता है, ये बोलता है कि भैया दोनों व्यक्तियों का उस सीन ऑफ क्राइम पे उपस्थित होना जरूरी है, तो कॉमन इंटेंशन प्रूफ होगा। नहीं तो वो तो किस में चला जाएगा? अबेटमेंट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? षड्यंत्र में चला जाएगा। कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मारने की, मैं फोन लगा रहा हूँ, हाँ तुम्हें चार लड़के मिल जाएंगे फला, ये क्या है? तुम बैठे तो उनके साथ ही हो। समझ रहा है? लिखना कैसे है समझ में ये आ रहा है ना, सोचना कैसे है चीजों को। चलो, तो कॉमन इंटेंशन भी प्रूफ करना है इसके साथ, ठीक है। तो कॉमन इंटेंशन से मारा कि नहीं मारा, 34 लगेगी कि नहीं लगेगी? और नई वाली में, चलो देन इसके बाद बचाव साक्ष्य। हाँ, बचाव साक्ष्य।
ये तो मना कर दिया। अभियोजन अब कहाँ आ गए? पूरा पढ़ लिया क्या अपन ने? हाँ हाँ, अभियोजन का तर्क। जिला अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के अपराध को प्रमाण किया और अभियुक्त के बचाव स्वीकार योग्य ना होते हुए बताया गया कि भैया सभी आरोप को दोष सिद्ध करार कर कठोर दंड के बचाव में, फिर एक ही चीज बोल रहा है वो, इनके द्वारा जो दिए गए साक्ष्य हैं सर उन पे डाउट है, इसलिए हमारा जो व्यक्ति है अभियुक्त दोष सिद्ध नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा कोई भी चीज इनने नहीं बोली जो लगे कि दमदार है, ऐसा कुछ बोला क्या? अब लेकिन अपन उसको बचाएं कि बिगाड़ें, ये आपका है। एक्विटल करें या कन्विक्शन करें, दोष सिद्ध करें या दोष मुक्त करें, ये सिर्फ आपका है। आ जाइए, अब आपकी यहां से परीक्षा चालू होगी। कैसी? 3 भागों में इसको बांटेंगे। देखो, देखो, पहला अपन पार्ट बांटते हैं इसका एफआईआर का। किसका पार्ट बांटते हैं? एफआईआर का। और दूसरा पार्ट बांटते हैं अपन किसका? एविडेंस का। पहला पार्ट एफआईआर, दूसरा एविडेंस। क्या सपोर्ट करेगा क्या रिवर्ट करेगा, ये यहां पे देखते हैं। ठीक है, सपोर्ट रिवर्ट। अब देखो क्या होता है। पहली चीज, एफआईआर पे बात करें, 3 चीजें निकल के आ रही। चोट, गलियां लिख दिया लेकिन गालियां हैं वो, है ना? हाँ यार, गली में ही गाली होती। ठीक है, उसके बाद और क्या था? चोट, गाली और जान से मारने की धमकी। ये 3 चीजें अगर ये प्रूफ हो गई तो इंसान क्या हो गया? कन्विक्ट हो गया। और यही 3 चीजें प्रूफ नहीं हो रही तो वो क्या हो गया? दोष मुक्त हो गया, एक्विटल हो गया। यही है ना खेल। अब इन 3 चीजों को साबित करने के लिए कितनी चीजें आई? इसने क्या क्या पेश किया? ए ए ने क्या क्या पेश किया? C1, C2, डॉक्टर, आईओ और एक इंडिविजुअल विटनेस जो कि जब्ती प्रूफ कर रहा था। ठीक है, तो एक और था, तो इसको विटनेस मान लो अपन। क्या मान लो? विटनेस। कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए संख्या? 6। C1, C2 अलग अलग व्यक्ति। ठीक है, 6। अब चोट प्रूफ करने के लिए 3-4 चीजें आपके सामने होनी चाहिए। चलो मैं इसको बता देता हूँ चोट कैसे प्रूफ होगी। जब तक इतना आप लोग दिमाग लगाओ कि अब क्या हो सकता है इस पे। वो ब्लैक कलर की डायरी। कुछ है ओपिनियन? कुछ अलग से कुछ आप लोगों के दिमाग में है कि सर इसको हम ऐसा करें कि ये वाली चीज प्रूफ हो गई है, ये वाली चीज प्रूफ नहीं हो रही है, तो हम इसके बिहाफ पे एक्विटल कर देंगे, इसके बिहाफ पे हम कन्विक्शन कर देंगे, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है क्या? बताओ, जो चल रहा है वो बोलना है। हम्म। जान से मारने की धमकी प्रूफ क्यों नहीं हो रही है? रीजन बताओ।
क्या लगता है आपको, कहाँ से ऐसा लगा कि ये प्रूफ नहीं हो रही है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कोर्ट के सामने क्या बोला और यहाँ क्या बोला। आपके पास जजमेंट है ना, जजमेंट तो है ना आपके पास पीडीएफ फॉर्म में, और नहीं है तो फिर दिखाऊं वापस से क्या? अब तो वो गया, अब दोबारा मिलेगा। हम्म। अरे वो मिल ही नहीं रहा है जो आपको मुझे देना है। अगर क्या है वो चीज अगर आपके साथ है तो आप शायद ही गलत करो चीजों को, कि सोचना क्या है। हाँ, फिर भी बताइए आपके अकॉर्डिंग चोट प्रूफ हो रही कि नहीं हो रही, पहले क्वेश्चन ये है। कौन सी दो चीज? वेरी गुड। कोई ऐसे तो किसी को नहीं मार सकता, कुछ हुआ होगा तभी मारा होगा। वेरी गुड। आगे आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों का क्या कहना है? हम्म। 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 रोड पे खड़ा था कि घर में था? पहली चीज ये भी देखो, रोड पे। एफआईआर में तो नहीं बोला कि मैं घर में था, एफआईआर में भी बाहर था, और कोर्ट के सामने भी क्या बोला कि मैं रोड पे खड़ा था, यही बोला ना। ऐसा तो नहीं बोला कि मैं घर में था, घर में घुस के मार दिया मुझे। तो चलो एक सेक्शन से तो बची। चार्ज लगाने की थिंकिंग बता रहा हूँ आपको, ये सब चीजें बारीकियों पे बिल्कुल ध्यान देना है। हम्म। गृह अतिचार लग जाता ना, क्यों नहीं लगता? अगर ये व्यक्ति एफआईआर में बोलता है मैं बाहर खड़ा था, कोर्ट में बोले सर इन्होंने घर में मारा, लगता? आपको चेंज करना है। पुलिस को पुलिस चार्ज अलग लगा देती है, पुलिस लगाती है जो ऑन टाइम पे वो व्यक्ति बोल रहा है, जो एमएलसी रिपोर्ट प्रूफ हो गई है उसके हिसाब से, ठीक है। अब आप चार्ज कब लगाओगे? जब वो स्टेटमेंट आ रहा है जो साक्ष्य आ रहा है उसके हिसाब से। इसलिए कभी भी जजमेंट के चार्ज पे यकीन मत करना, अपना ओपिनियन रखना। आपको लगेगा तो लगा देना, नहीं लगेगा तो मत लगाना। जजमेंट का चार्ज भी अल्टरेशन हो सकता है, उसमें लिख दिया 325 के तहत फलाना ढिकाना एफआईआर हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपना ओपिनियन रख के चार्ज चेंज भी कर सकते हो। 325 लगी, हो सकता है गंभीर चोट ना हो तो साधारण किस्म की हो, हड्डी ना टूटी हो, तो भैया अपन क्या करेंगे, 324 लगा दो, 323 लगा दो। समझ रहे बात को? ये आपके सोच होनी चाहिए। अब देखो क्या होता है। अब मैं दो तीन चीजों पे आपको बात करता हूं। पहली चीज पे बात कर लेता हूं मैं, सबसे पहला। हम्म, सबसे पहली बात, चोट पे बात करेंगे तो चोट किन दोनों व्यक्ति ने मारी? V1 और V2 ने। तो सबसे पहली बात अगर मैं चोट पे करूं तो चोट प्रूफ होगी कि नहीं होगी, पहले तो बात ये होगी। किस पे बात कर रहा हूं पहले? चोट पे, कि चोट प्रूफ हो रही कि नहीं हो रही। चलो, चोट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किन लोगों को लाए हम चोट प्रूफ करने के लिए? सबसे पहला कौन है? डॉक्टर। वेरी गुड। आगे दूसरी चीज हम क्या लाए? आई विटनेस। पक्का सोच समझ के जवाब देना। अगर बोले हमने नहीं देखा तो हॉस्टल हो गया। तो देखो, इस जजमेंट के हिसाब से नहीं सोच रहे, आगे जो जजमेंट हमें पढ़ने मिलेंगे उसके हिसाब से भी सोचना है। इसके हिसाब से तो टॉपिक खत्म ही हो गया, ये समझ लो। लाठी। वेरी गुड। लाठी, डॉक्टर, लाठी, और तीसरी चीज क्या होगी? अरे बताया था मैंने, वॉलेंटरली। वो वर्ड नहीं है तो चोट नहीं, जानबूझ के मारा, वॉलेंटरली। ये सब आपको लिखना है यार। मैं बोल रहा था ना कि चेंज रहेगा थोड़ा पैटर्न। वॉलेंटरली, क्या है ये? वॉलेंटरली होना चाहिए। अब देन इसके बाद और क्या हो सकता है, और चोट प्रूफ करने के लिए? एक्यूज्ड। अब मैंने एक्यूज्ड क्यों लिखा? वही एक्यूज है कि दूसरे? हो सकता है मैंने खुन्नस निकाल दी हो, मारपीट किसी और ने करी और मैं खुन्नस निकाल दी किसी और की। हो सकता है एक ने मारा हो, दो दूसरा जबरन पिसरा हो। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। ठीक है, तो एक्यूज वह है, वही है या नहीं है?
पहली चीज समझ रहे हैं ना, चोट प्रूफ करने के लिए आपको लिखना किन किन चीजों पे ये बता रहा हूं मैं आपको। लाठी पे लिखना है। अब लाठी पे लिखोगे क्या? लाठी पे लिखोगे कि लाठी से आए मारे और आयु ने जब्ती करी कि नहीं करी, ये तो प्रूफ करना ही पड़ेगा। मौका नक्शा बनाया कि नहीं बनाया, ये प्रूफ करना पड़ेगा, तब तो मारपीट प्रूफ कर पाओगे। चोट के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर जो एमएलसी रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट प्रूफ कर पाओगे कि नहीं कर। तो लिखने के लिए कंटेंट बता रहा हूं मैं, इन तीन चार चीजों पे बात करोगे तब जाके आपकी एक चार्ज फ्रेम होगा। क्या होगा? एक चार्ज फ्रेम करोगे आप। अगला अगला अब अपन बात करते हैं किस पे? गाली पे। किस पे बात करें? गाली पे। ये हटा दूं, किसको नीचे कर दूं? इसको नीचे करते हैं, ठीक है। गाली पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? गालियों पे। एफआईआर में गाली बोली, अभी एफआईआर पे बोली ना कि एफआईआर में गाली हमें दी है। गाली तो दी सर इनने हमें। क्या दी इनने हमें? गाली तो दी, लेकिन एविडेंस में बोला क्या? अब आ जाओ एविडेंस। अभी देखो जाओ, गाली पे बात चोट पे ही है, इधर भी किस पे है हम? चोट पे। सपोर्ट क्या कर रहा, रिवर्ट क्या कर रहा? फटाफट समझ गए होगे अब तो कहानी। सपोर्ट क्या कर रहा, रिवर्ट क्या कर रहा? सपोर्ट क्या कर रहा? एमएलसी सपोर्ट कर रही, दाएं हाथ पे बाएं भुजा पे, हमें कोई मतलब नहीं। एक्सरे दिया था क्या? बिल्कुल सपोर्ट कर रहा। एक्सरे चाहिए रहता हमें, एक्सरे भी है, एक्सरे से ही प्रूफ हुआ। रिवर्ट क्या कर रहा कि गिरने से चोट नहीं लग सकती। गिरने से चोट नहीं लग सकती सर, ये रिपोर्ट कर रहा है। पहली चीज। और क्या लगता है आपको? और क्या लिखना है? देखो वर्डिंग बढ़ाने की पावर बता रहा हूं, और क्या लिख सकते हो चोट पे? और क्या? और क्या लिखोगे? एक्सरे हो गया, एमएलसी हो गई, गिरने से नहीं लगी चोट। और क्या लिखोगे? पीठ के बारे में लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे कि पीठ की चोट के बारे में ना डॉक्टर ने कुछ बोला और वो एफआईआर में और इसमें बोल रहा था, इसलिए पीठ की चोट साबित नहीं हो सकती। कि इसके बारे में एविडेंस में कोई ना एविडेंस दिया गया ना कोई जिक्र किया गया डॉक्टर के द्वारा। लिख सकते हो ये वाली लाइन, बिल्कुल लिखो। क्या दिक्कत है? हर एक चीज पे एक बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। जजमेंट में एक कला यही है, जिस चीज पे आपने एक बार लिख चुके हो उस चीज को दोबारा आपको रिवीजन नहीं करना है। उस चीज पे दोबारा वो लाइन दिखनी नहीं चाहिए। एक बार डेट टाइम मेंशन हो गया तो दोबारा आप नहीं लिखोगे वो वाली चीज, किस डेट पे दोबारा हुआ था। समझ रहे बात को? टाइम भी बचाना है और ये बेवकूफी होती है, ठीक है। इसके बाद और क्या? ये वॉलेंटरली प्रूफ करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना कि चोट वॉलेंटरली मारी कि नहीं मारी। और इसको प्रूफ करने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा 34 कॉमन इंटेंशन, कि हम आए और मारे। तो कॉमन इंटेंशन प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए आप बताइए? 34 लगेगा कि नहीं लगेगा? 34 छोड़ दो, नई बीएनएस पे आ जाओ। 39 का +5 लगेगा कि नहीं लगेगा? सोचो, लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। अपने को नहीं पता लगेगा कि नहीं लगेगा, सब्सटेंस पे पता होगा, सारभूत नियम पे पता होगा। दो व्यक्ति हैं, अचानक आए मारा, पता चला कॉमन इंटेंशन था कि नहीं था। अलग अलग आए होते, पता चला, जिक्र हुआ, मतलब सब्सटेंस क्या मिल रहा है कि लग रहा है, क्योंकि वो कितने हैं? दो हैं, अचानक आया और मारा। प्रूफ हुआ क्या? नहीं। लेकिन ये 34 किसके आधार पे लगा? सब्सटेंस के आधार पे लगा। किसके आधार पे लग रहा है? सब्सटेंस के आधार पे। इसलिए ये अपने आप में प्रूफ मानेंगे हम प्रूफ कर नहीं रहे। हम क्या मानेंगे? मानेंगे, क्योंकि इसके बारे में ना हमें पता है, ना जो व्यक्ति है पिटा है ना उसको पता है, ना एक्यूज पर्सन खुद बोल रहा है कि हमारा कॉमन इंटेंशन था। ऐसा कुछ मिला जजमेंट में, इसलिए हम सब्सटेंस के आधार पर इसको क्या मानेंगे? प्रूफ मानेंगे। अब बात करते हैं सीधा सीधा किस पे? आपके आयोग एफआईआर पे, क्योंकि अभी एफआईआर पे ही, बाद में इस पे आएंगे प्रूफ हो रहा कि नहीं। एफआईआर प्रूफ हो रही कि नहीं हो रही, पहली चीज। और एफआईआर प्रूफ कौन करता है? कौन करता है? आयोग करता है ना। एफआईआर लिखने वाला कौन होता है? आयोग। आयोग ने कुछ बोला क्या एफआईआर के बारे में? आयोग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कुछ बोला एफआईआर के बारे में
कि मैंने इतनी तारीख को एफआईआर लिखी फलाना ढिकाना और मैं फलाना बोला ना, जब्ती रिपोर्ट पेश करी, एक विटनेस को लेके आया, एफआईआर के बारे में कुछ बोला नहीं बोला, एफआईआर के बारे में बोला नहीं बोला। दूसरी चीज, स्प्लिट मेमो तैयार किया किया, कहां बोला एफआईआर में, लेकिन कोर्ट में पेश किया क्या, नहीं किया, लिखना है आपको। तीसरी चीज, लाठी सीज की गई, बिल्कुल करी गई, किसके, एक विटनेस के सामने करी गई, तो ये तो प्रूफ ही हो गया कि लाठी से मारा है। इसका मतलब टोटल मिला के अगर हम एनालाइज करें, कितनी चीजें, मतलब 90 इसकी साइड जा रही है कन्विक्शन की साइड, और 10% किसकी साइड जा रही है, रिवर्ट की साइड। सपोर्ट की साइड कितनी जा रही है, 90, और रिवर्ट की साइड, इसलिए जीतने वाला कौन है, ये। तो चोट क्या हो गई, प्रूफ हो गई, एफआईआर क्या हो गई, प्रूफ हो गई। समझ रहे खेल कैसे, वर्डिंग कैसे बढ़ानी है, खेल आपको कैसे खेलना है, शब्दों का चयन कैसे करना है, चीजें कैसी समझनी है, ये आपके दिमाग में एग्जॉस्ट इतना प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज की कि आप जब पेपर में बैठो ना तो एक बार रीड करो और ये सब चीजें आपके दिमाग में पहले से सेट रहे कि हमें इसकी चीजें लिखनी है, ये पैटर्न हमारा है ही सेट पहले से, कि अगर ऐसा जजमेंट मिला तो हमें ऐसे ही चल रहा, ऐसा नहीं मिला तो हमें ऐसे बिल्कुल नहीं चल रहा, बात खत्म। समझ रहे बात को, हाँ चलिए देन आगे। अब बात करते हैं एविडेंस पे, किस पे बात करते हैं, एविडेंस पे। एविडेंस पे सबसे पहले हम देख रहे हैं एफआईआर, क्या देख रहे हैं हम सबसे पहले, एफआईआर। दूसरी चीज हम देखेंगे कोई आई विटनेस है क्या, है पड़ोसी, है कि नहीं, और तीसरी चीज क्या देखेंगे, डॉक्टर, एक्सरे, एमएलसी, तीसरी चीज हम ये देखेंगे। चौथी चीज हम क्या देखेंगे, क्रॉस में कुछ बोला तो नहीं डॉक्टर वॉक्टर ने, क्रॉस में कि ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, या खुद पलट गया हो, हॉस्टाइल हो गया हो। तीसरी चीज क्रॉस एग्जामिनेशन डॉक्टर का, या डॉक्टर का या किसी का भी, आईओ का हो गया, चाहे उन व्यक्ति का भी हो गया। जैसे एक पिछली बार एक जजमेंट पड़ा था, वो बोले सर हमें तो इसने मारा ही नहीं, हमें तो गिरने से चोट लगी थी, और डॉक्टर बोला गिरने से तो चोट लगी नहीं है सर, इसको किसी ने मारा है, और जो पिटा है वही बोल रहा है। ऐसे भी जजमेंट आ सकते हैं। तो इन पे क्या थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने वही, फिर याद रखना, व्यक्ति झूठ बोल सकता है, साक्ष्य झूठ, तो अगर तुम खुद बोल झूठ बोल रहा है तो भी हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि हम एक जज हैं, हम तो तब भी तुम्हें कन्विक्शन करेंगे, तब भी हम उस व्यक्ति को क्यों छोड़ें, क्योंकि तुम्हें एफआईआर वापस ले रहा है, हम प्रैक्टिकल करने थोड़ी बैठे, हमें तो जजमेंट देना है ना। हम लिख सकते हैं वो वाली लाइन कि ये खुद, ये वाली लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे क्या, नहीं, ये वाली चीज है। देन इसके बाद और क्या, और देखेंगे ना डिफेंस, डिफेंस में कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आया लिखना कैसे। अब कल लेक्चर रहेगा आपका फॉर्मेट पे, इस फॉर्मेट को याद कैसे करना है, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ऐसे ही बॉक्स आपको पूरे जजमेंट में दिखना है और लिखना भी है, ऐसी लाइन आपको बनानी है। समझ में आ रही बात। अब गाली के बारे में बात करें तो गाली पे भी कर ही लेते हैं, और जान से मार, दो चीजें और क्यों छूट जाए, है ना। गाली के बारे में अगर बात करूं, पब्लिक प्लेस है बिल्कुल, फिल्थी लैंग्वेज यूज करी करी, लेकिन एक चीज है, बुरा लगा क्या, नहीं लगा, और गाली का इनने कुछ बोला क्या, इसलिए नॉट प्रूफ। क्यों वो हम प्रूफ करें, जबरन में चार्ज लगाएं, पुलिस लगा सकती है, हम लगाएंगे क्या, जज हैं हम, नहीं, हम अपने जजमेंट में ये जिक्र नहीं करेंगे चार्ज में। ठीक है, इसके बाद जान से मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी दिख रहा है नीचे, ठीक है, जान से मारने की धमकी दी, इसको कैसे प्रूफ करोगे, 506 के 2 में क्या प्रूफ होता है, इसमें भी बोलते हैं अलार्म कॉज होना चाहिए, डर लगना चाहिए, भय लगना चाहिए, अभित्रास होना चाहिए। समझ रहे बात को, ये वाली चीज कितनी बार बोली इसने, एफआईआर में भी बोली, यहाँ पे भी बोली, लेकिन ये प्रूफ होता है क्या, ये भी सब्सटेंस के आधार पर प्रूफ होता है। अकेले जंगल में खड़े जान से मारने की धमकी दे रहा, मैं जान से मार दूंगा तुझे अगर आपकी बार देखा जाएगा। पड़ोसी ने बोला क्या, सपोर्ट किया, इसका मतलब बोला होगा, सपोर्ट किया ना उसके स्टेटमेंट का, इसका मतलब बोला होगा। तो जब सब्सटेंस बता रहा है कि 506 का 2 लग रहा है, 506 का 2 लग रहा है, तो लगा दो, जब क्योंकि उसने एविडेंस दिया नहीं कि मैंने सर इनको जान से मारने की धमकी नहीं दी, ऐसा कुछ बोला क्या, नहीं, मतलब सब्सटेंस बता रहा है। तो ये भी अब कुछ सेक्शन के साथ 506 का 2 लगता है और कुछ के साथ
नहीं लगता। उस पे हम कल बात करेंगे और कल हम इसका पूरा फॉर्मेट पे बात करेंगे। तो यदि आपको ये चीज़ पसंद आती है, बस चीज़ ही एक तरीके से जजमेंट राइटिंग तो एक कला है ना? अगर ये कला आपको पसंद आती है और आप इस पे ऐसे ही वर्क करते रहोगे तो आपको भी ये बहुत अच्छा आएगा। पैटर्न सीखना अलग बात है, पैटर्न 1 हफ्ते में भी सीखा जाता है, लेकिन थिंकिंग सीखना, उस पे सोचना थोड़ा-सा अलग मैटर है और ये बेसिक से हमारा चलता है। यदि आपको जॉइन करना है तो आप जॉइन भी कर सकते हो। यदि आपको हमारा बैच जो कि अभी नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, यदि आपको वो भी जॉइन करना है तो हमारा लगभग 4 घंटे का ये बैच चलता रहता है जिसमें जजमेंट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग सेशन संडे सैटरडे और आपको मेंस प्रिपरेशन आपका पूरा फाउंडेशन बैच पूरा एक तरीके से स्कूल बना के रखी है। अगर आपको जॉइन करना है तो आप आ सकते हैं और नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के